हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2014 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई की जो है, इससे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट 2014 जुलाई सेशन की। इसमें क्या कुछ क्वेश्चन बना है उसे हम अब देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू है, इसे मैच करने की बात कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू जो है, इसे अब हम मैच करेंगे। पहला जो है ए से लिखा है क्या, ग्रिड सिस्टम ऑफ एक्सकेवेशन, और इसके बाद बी में है क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। सी ऑप्शन में है रेडियो कार्बन मेथड ऑफ डेटिंग। डी में है 3 डायमेंशनल मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ लिस्ट टू में देखिए, नंबर वन में है पीट रिवर्स नंबर, टू में है REM व्हीलर, और थ्री में है थॉमस जेफरसन, थ्री में है, फोर में है FW लिवॉय। ठीक है, यहाँ से ही आंसर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन जो है ये सही है। तो बी ऑप्शन में क्या होगा, ग्रिड सिस्टम ऑफ एक्सकेवेशन जो है, इनके इसके साथ REM व्हीलर जुड़े हुए हैं। और थ्री जो है बी में, यहाँ देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी जो है, इसके साथ थॉमस जेफरसन जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के साथ थॉमस जेफरसन जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो सी है, रेडियो कार्बन मेथड ऑफ डेटिंग, रेडियो कार्बन मेथड ऑफ डेटिंग के साथ FW लीवी जुड़े हुए हैं। और देखिए डी ऑप्शन जो है 3 डायमेंशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, इसके साथ पीट ट्रेवर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर वन के बारे में डिस्कस किया है, उसे समझा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। यहाँ देखिए, इन व्हिच ईयर द न्यूलिथिक मैन लिव इन अनग्राउंडेड अंडरग्राउंडेड पिट्स। तो यहाँ जो इन व्हिच ईयर द न्यूलिथिक मैन लिव्ड इन अंडरग्राउंडेड पिट्स, अंडरग्राउंडेड पिट्स में न्यूलिथिक में कौन सा एरिया ऐसा है जहां लोग अंडरग्राउंड पिट्स में रहते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन होगा कश्मीर के बाद ये है, तो कश्मीर एरिया। इन व्हिच एरिया द न्यूलिथिक मैन लिव्ड इन अंडरग्राउंड पिट्स, द न्यूलिथिक मैन लिव्ड इन अंडरग्राउंड पिट्स इन कश्मीर एरिया, ये होगा आंसर, और कश्मीर एरिया आंसर होगा। आप डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है, मैच लिस्ट नंबर वन आइटम फाउंड इन हड़प्पन सिटी में जो आइटम्स मिले हुए हैं, जो चीजें मिले हुए हैं, इस लिस्ट वन में रखा है। उसके साथ लिस्ट टू में पॉसिबल सोर्स जो है, इसे लिस्ट टू में रखा गया है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन, ये जो है लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू को मिलाना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है कॉपर की बात होते हैं, उसके बाद बीज जो है सेल के बात होते हैं, उसके साथ लाप्सिस लाजुली की बात होते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, गोल्ड। तो लिस्ट टू देखते हैं, लिस्ट टू में पहला जो है डेकान की बात होती है, लिस्ट टू में राजस्थान की बात होती है, थ्री में कच्छ की बात होती है, फोर में अफगानिस्तान की बात है। तो दोस्तों देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें जो है देखिए कोपर जो है, कोपर ये राजस्थान की है। तो कॉपर राजस्थान आइटम्स, जो कॉपर है ये राजस्थान में पाया गया था।
तो उसके बाद जो सेल की बात करते हैं हम, सेल क्या है, ये कच्छ में पाया गया है, ये समुद्र की तीर में होते तो कच्छ में पाया गया है। लाप्सिस लाजुली जो है ये अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। लाप्सिस लाजुली अफगानिस्तान में पाया गया है। उसके बाद जो डी ऑप्शन जो है, डी के साथ गोल्ड हमने डेकान में मिला हुआ था गोल्ड को। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर की है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following weapons of war have not been found in the remains of Harappan culture? ऐसा कौन सा हथियार है जो हड़प्पन कल्चर में नहीं पाया गया है? तो इससे फाइंड आउट करना है। तो क्या देखिए, यहाँ बोज एंड एरोज और तीर और उसकी धनुक की बात की जाती है। नंबर 2 में क्या है, सोर्स की तलवार जो इसकी बात की जाती है। सील्स की बात की जाती है। हेलमेट्स की बात की जाती है। यहाँ कौन से वेपन जो have not been found in remains of the हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर में कौन सा ऐसा हथियार नहीं मिला है? तो फ्रेंड्स, यहाँ आंसर जो है, ये आंसर हड़प्पन जो है वेपन्स ऑफ वॉर जो है हमने सुना है हिस्ट्री में मिला है, क्या है, बोज एंड एरोज को यूज की गई है। तो यहाँ जाहिर से बात है, swords, shields एंड हेलमेट जो है इससे नहीं पाया गया है। सो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ऑप्शन डी होगा इसके आंसर। तो बात करते हैं आप नंबर 5 की। हु एमंग द फॉलोइंग प्रीस्ट हैड द ड्यूटी टू सुपरवाइज परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस? प्रीस्ट का क्या ड्यूटी है? हु एमंग द प्रीस्ट हैड द ड्यूटी टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस में जो प्रीस्ट है उनकी जो बात की गई है, या ऑप्शन क्या है, होता है ब्रह्म है, ऑप्शन बी में ब्रह्म, सी क्या है, उद्गात है, और आध्वर्यु। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा, ये ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जो है, ए फॉलोइंग प्रीस्ट, ब्रह्मा प्रीस्ट जो है, हैड द ड्यूटी टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, ये होगा आंसर। आप बात करते हैं नंबर 6 की। यहाँ भी क्या है, मैचिंग है, मैचिंग विद लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ सुश्रुत की बात की जाती है और लिस्ट 1 में ए, बी में क्या है, गृह सूत्र, और सी में धर्म सूत्र की बात की जाती है, और डी में सोलह सूत्र की बात की जाती है। लिस्ट 2 में आप देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेजरिंग ऑफ फायर एल्टार्स, और बी जो 2 है इसमें क्या है, रूल्स रिलेटेड टू सेक्रीफाइस है, और 3 में क्या है, डोमेस्टिक राइट्स की बात की जाती है, और 4 में धर्म और लॉज की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा आंसर, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। श्रुत जो है, श्रुत जो है इसके साथ 2 है रूल्स रिलेटिंग टू सेक्रीफाइस। श्रुत के साथ ये रूल्स रिलेटिंग टू सेक्रीफाइस जुड़ा हुआ है। गृह सूत्र जो है इसके साथ जो 3 ऑप्शन है, देखिए गृह सूत्र के साथ डोमेस्टिक राइट, गृह सूत्र इसके साथ डोमेस्टिक राइट जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हम सी ऑप्शन है धर्म सूत्र जो है, ये धर्म ऑफ लॉ की बात करते हैं, धर्म सूत्र। और स्लाव सूत्र जो है ये मेजरिंग ऑफ फायर एल्टार्स की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ भी एक मैचिंग है, देखिए लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में देखिए सूर्यो सिद्धांत की बात की जाती है, बी में पुद्गल की बात की जाती है,
हुरा शास्त्रों की, ऑप्शन सी में हुरा शास्त्रों की बात की जाती है, टाइम वेयर की बात की जाती है। और लिस्ट 2 में हम जब देखते हैं यहाँ पहले ऑप्शन 1 में है रोमांस की बात, और सेकंड में ग्रीक्स की बात की जाती है, और ऑप्शन 3 आर्यभट्ट की बात करते हैं, यहाँ 4 में जैनिज्म की बात की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे मैच कैसे होता है। सूर्या सिद्धांत जो है, सूर्या सिद्धांत जो है, इसके साथ सूर्य सिद्धांत जो है इसके साथ आर्यभट्ट के नाम जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट जो एक मैथमेटिशियन है उनकी जो सास की बात है। तो आप पुद्गल की जब बात करेंगे दोस्तों, पुद्गल जो है पुद्गल फोर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुद्गल की बात करते हैं जैनिज्म, पुद्गल की इंडियन फिलोसफी जैनिज्म, ये पुद्गल की बात करते हैं। अब हुरा शास्त्र जो है फ्रेंड्स, देखिए हुरा शास्त्र जो ये ग्रीक्स की एक जो है कैलकुलेशन सिस्टम है हुरा शास्त्र, और ये रिटर्न वेयर की जो बात है ये रोमांस की होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी किया है, मैचिंग की बात है। मैच लिस्ट 1 ऑफिशियल्स विद लिस्ट 2 डिपार्टमेंट्स की बात की जाती है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ व्होज गिवन बिलो। यहाँ लिस्ट 1 में हमने फ्रेंड्स ऑफिशियल्स के पाई जाती है, लिस्ट 2 में डिपार्टमेंट जो है इसके यहाँ जुड़ दी गई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब जो 8 क्वेश्चन इनको देखते हैं। लक्षणादशाय जो है इस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या है, सीताध्यक्षाय, सीताध्यक्षाय, ऑप्शन सी जो है पुट वादाक्षाय, और ऑप्शन डी जो है पन्नदाक्षाय। तो यहाँ देखते हैं डिपार्टमेंट्स क्या है, डिपार्टमेंट्स ऑफ मीट्स की बात की जाती है। ऑप्शन 2 जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स की बात की जाती है, और ऑप्शन 3 में है सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात होती है। नंबर 4 में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, सही आंसर देखते हैं। और यहाँ जो है पहला ऑप्शन लक्षाध्यक्षाय जो है ये पहला 1 के साथ मैच हो जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मीट्स की बात करती है। यहाँ बी ऑप्शन के साथ मिलते हैं, ये सिद्धाक्षाय जो है ये 3 के साथ मिलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात की कहते हैं। और पुटाबदक्षाय जो है, पुटाबदक्ष जो है ये 4 के साथ जुड़ा होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बात की जाती है। पुंडाक्षाय जो है ये जो है डी नंबर जो है ये 2 के साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स की बात करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलते हैं 9 जो है 9 नंबर पे। Which inscription of Ashoka gives an account of Kalinga war? कौन से इंस्क्रिप्शन है, कौन से शिलालेख जहाँ से हम कलिंग वार के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं इससे आंसर। जोदोगढ़ रॉक कार्ड की बात करते हैं, दोले रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, रोमानी पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, साहब गरी रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आंसर होगा इसकी व्हिच इंस्क्रिप्शन ऑफ आल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ कलिंग वार, ये होगा साहबगढ़ जी रॉक एडिक्ट, जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नंबर 10 की। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी जो है इनकी लास्ट रूलर कौन है, श्री जाना श्री सतकर्णी है, और सी ऑप्शन में है पुलुम्बी की बात करते हैं, और 10 डी जो ऑप्शन है शिवश्री पोलम्बी की बात करते हैं। तो यहाँ से आंसर होगा पोलम्बी 4 जो ऑप्शन सी में है।
दोस्तों आप बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। हु वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई को कौन सा मैथमेटिशियन ने फाइंड आउट किया है? यहाँ ऑप्शन है आर्यभट्ट 1 की बात करते हैं, यहाँ भी ऑप्शन में है आर्यभट्ट 2, सी ऑप्शन में बराहमिहिर की बात करते हैं और डी ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त की बात की जाती है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर होगा आर्यभट्ट 1 है। आर्यभट्ट 1 was the first mathematician to calculate the correct value of pi। आर्यभट्ट 1 ने पाई की सही जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। नंबर 12 है, इसमें क्या, which of the following territories was not ruled by the king of चंद्रगुप्त फर्स्ट। पहला चंद्रगुप्त जो है ये कौन सा टेरिटरी है जिसे उन्होंने शासन नहीं की है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन है। प्रयाग की बात की जाती है पहला ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में क्या है की बात करती है, सी ऑप्शन जो हो सी ऑप्शन में यहाँ वैशाली की बात करते हैं और डी ऑप्शन मगध की बात की जाती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है, which one of the following territories was not ruled by king चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है पहला चंद्रगुप्त में कौन सा स्टेट को रीन नहीं किया? तो यहाँ सही आंसर ये होगा सी वैशाली, क्योंकि हमने सीखा है कि चंद्रगुप्त किंग चंद्रगुप्त फास्ट ने प्रयाग में, शाक्तों में और बौद्ध में आपकी जो साम्राज्य फैलाया हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। सेंट थॉमस कम टू इंडिया फॉर द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सेंट थॉमस इंडिया में किसकी शासन काल में आया था क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए? पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन अकबर की बात करते हैं, ऑप्शन बी में है गोंडोफोर्निस और ऑप्शन सी में कादफिसिस और डी में है जहांगीर की बात कहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है सेंट थॉमस कम टू इंडिया फॉर द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कादफिसिस, ये सी होगा आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स। यहाँ जो बुद्धिस्ट साइट दी गई है इसको क्रमानुसार इसे सजाने की बात कहते हैं। तो वह कहा इसे हम पाएंगे, देखते हैं। पहला है नालंदा की बात करते हैं, ऑप्शन ए में नालंदा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती और सांची की बात होती है। उसके बाद जो करेक्ट आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस के अनुसार सजाना है, तो बी ऑप्शन में क्या मिलते हैं? बी ऑप्शन में है नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती और नालंदा की बात करते हैं। सी ऑप्शन क्या है? सांची की बात करते हैं, उसके बाद अमरावती, उसके बाद नागार्जुनकोंडा और नालंदा की बात करते हैं। ऑप्शन डी जो है देखिए फ्रेंड्स, सांची, नागार्जुनकोंडा, अमरावती और नालंदा की बात करते हैं। यहाँ से ही आंसर होगा दोस्तों सांची, उसके बाद अमरावती, उसके बाद नागार्जुनकोंडा, उसके बाद में आते हैं नालंदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। Who among the following officers was not a functionary under the Mauryan administration? मौर्यों की जो शासन काल था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें नीचे दी हुई कौन से ऑप्शन नहीं थे? ठीक है दोस्तों, who among the following officers was not a functionary under the Mauryan administration? ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है देखिए ए ऑप्शन में क्या है? पारदर्शिकास और बी ऑप्शन में राजुकास और सी ऑप्शन में योगदास, डी में न्यायकास। तो कौन सा ऑप्शन नहीं था तब? तो यहाँ देखिए जो न्यायकास जो है ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शनरीज है यहाँ हमारे प्राधिकास है, राजुकास है और युक्तास भी था।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 number given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। ठीक है, assertion क्या है? With the establishment of Turkish rule, the art of history writing was firmly established in India। तुर्की के शासन आने के साथ साथ जो हिस्ट्री राइटिंग के जो आर्ट है वो फैमिली एस्टेब्लिश इंडिया में हो गया था। अब रीजन जो है इसमें क्या है? द सुल्तान पीरियड विटनेस डेवलपमेंट ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो सुल्तानियत पीरियड है फ्रेंड्स, उसमें क्या है? पेपर इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हो गया, ये रीजन के तौर पे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पहला है क्या है? कोड ए में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला गया है, और बी में क्या है? both A and R are true but R is not the correct explanation। C में क्या है? A is true but R is false। D में क्या है दोस्तों? A is false but R is true। तो दोस्तों देखिए यहाँ बी ऑप्शन जो है ये सही है, both A and R are true but R is not the correct explanation। तो देखिए ये दोनों जो है ये सही है, लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। क्या है देखते? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल द आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वाज फैमिली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तुर्की जो शासन है उनके साथ एस्टैब्लिश होने के साथ साथ क्या है? इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग ये फैमिली अच्छा से एस्टैब्लिश्ड हो गया। और ये भी सही है, द सुल्तान पीरियड विटनेस डेवलपमेंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। सुल्तान पीरियड के साथ साथ जो पेपर इंडस्ट्री है ये इंडिया में डेवलप्ड हो गया, ये दोनों सही है। लेकिन तुर्की से आने के लिए जो पेपर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुआ ये सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु प्रोक्लेम दैट द Mason and stone cards of Delhi were superior to their fellow craftsmen in the whole Muslim world। ठीक है दोस्तों, who proclaimed that the mason and stone cards of Delhi were superior to their fellow craftsmen in the whole Muslim world। मुस्लिम दुनिया में जो माशन और स्टोन कार्ड जो है इस दिल्ली में हुआ था, ये सारे मुस्लिम दुनिया की जो वर्क है उससे बहुत ही बढ़िया था। ये कहा ऑप्शन क्या है? आमिर खुसरो ने कहा। बी ऑप्शन है मिंचा उस सीजार ने कहा, और सी इबन बतूता की बात होती है। डी में होता है आमी। तो यहाँ दोस्तों देखिए सही आंसर जो है आमिर खुसरो ने कहा कि that the Mason and stone cards of Delhi were superior to their fellow craftsmen in the whole Muslim world। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 18 क्वेश्चन। Who among the following used to look after the army during the Sultanate period? यहाँ देखिए ए ऑप्शन में नायब की बात करते हैं, बी ऑप्शन वजीर की बात करते हैं, और सी ऑप्शन काजिर की बात करते हैं, और डी में आजिर ई मामालिक की बात करते हैं। यहाँ हु एमंग द फॉलोइंग यूज द लुक आफ्टर द आर्मी। यहाँ जो है सही आंसर होगा आजिर ई ममालिक की बात हो, ये जो है ये सही होगा। आजिर ई ममालिक यूज टू लुक आफ्टर द आर्मी ड्यूरिंग द सुल्तानियत पीरियड। आजिर ई ममालिक जो है उन्होंने जो आर्मी है उसके सुल्तानियत पीरियड में आर्मी को देखभाल करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में। the country is for the most part well cultivated, very fertile,
the troops amount in number to 11 lakhs. Who made the above statement in respect of विजयनगर state? विजयनगर state के बारे में ऐसा कहा, किसने कहा? तो ऑप्शन ए में है क्या? नोजीज ने कहा। ऑप्शन बी में है अब्दुल रजाक ने कहा। ऑप्शन सी है निकोलो कॉन्टी ने कहा। ऑप्शन डी में डी बारबोसा ने कहा। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए एक बार रीड करते हैं। द कंट्री is for the most part well cultivated. जो कंट्री है इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कल्टीवेट की जाती है। वेरी फर्टाइल, द ट्रूप्स अमाउंट इज नंबर टू 11 लाख। इसमें क्या है, ट्रूप्स की संख्या है कितना थे? 11,000 से। ये इसने कहा विजयनगर स्टेट के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं इसके आंसर जो है अब्दुल रजाक ने कहा कि द कंट्री इज फॉर द मोस्ट पार्ट वेल कल्टिवेटेड, वेरी फर्टाइल, द ट्रूप्स अमाउंट इन नंबर टू 11 लाख। ये अब्दुल रजाक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। और 20 number question. Who among the following opinion that a woman cannot acquit herself well as a ruler, for she is essentially deficient in intellect? ठीक है, जो a woman cannot acquit herself well as a ruler, for she is essentially deficient in intellect. एक में जो महिला है वो अच्छा रूलर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्ट है, उसको जो बुद्धि है वो थोड़ा डिफिशिएंट रहते हैं। ये बात किसने कहा है? तो यह ऑप्शन देखते हैं मिर्जा उस सिराज ने, ऑप्शन बी में जियालुद्दीन बारनी ने, और सी में इसामी ने, और डी ऑप्शन यहाज बिन अहमद ने कहा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये इसामी में कहा है। ए वुमेन कैनॉट acquit herself well as a ruler, for she is essentially deficient in intellect. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के लिए ये जो बात है इसमें कहा गया। नंबर 1 में क्या है देखिए, शेरशाह established an emperor extending from अफगानिस्तान to उड़ीसा। शेरशाह की जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, ये अफगानिस्तान से उड़ीसा तक है। नंबर 2 में क्या है, ही यूज ऑफ हिंदवादी लैंग्वेज, Hindavi language in administration was a measure of the practical sense. इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को यूज किया है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 3 में क्या है, ये एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर विथ हैवी हैंड। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सख्त से सख्त के तरीके से अपनाया है। और 4 जो है, he withdrew the circulation of gold coins. उन्होंने जो गोल्ड कॉइन है उसे मार्केट से विथड्रॉ कर दिया था। यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में जो सही ऑप्शन है उसे हम ढूंढना है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो है शेरशाह सूरी के बारे में ये जो नंबर 2 है, his use of Hinduari language in administration was a measure of his practical sense. ये उन्होंने हिंदुआवी जो लैंग्वेज यूज किया है उनका जो प्रैक्टिकल सेंस के द्वारा इन्होंने किया है, ये सही है। और उसके साथ साथ 3 ऑप्शन जो है, he enforced law and order with heavy hand। उन्होंने अपनी टोरी में क्या है, साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सख्त
हाथों में संभाला है, ये दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट chronological order and select the correct answer from the clues given below। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। पहला ऑप्शन क्या है, बैटल ऑफ खानवाड़, बैटल ऑफ पालकेट, नंबर 3 में है बैटल ऑफ चौसा, और नंबर 4 में है बैटल ऑफ धर्मत। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कैसे होगा, किसके पहले होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। यहाँ देखिए पहले तो जो है बैटल ऑफ खानवाड़ हुआ था, इसके बाद बैटल ऑफ चौसा हुआ है, इसके बाद क्या है फॉर बैटल ऑफ धर्मत हुआ है, और लास्ट में क्या है बैटल ऑफ पालखेत हुआ है। तो ये ऑप्शन ए नंबर से ही होगा, ऑप्शन ए नंबर से ही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स वाज नॉट रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। कौन सा हिस्टोरिकल अकाउंट जो है ये अकबर के समय काल में नहीं लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ए ऑप्शन में है क्या है, तारीख ई फिरिश्ता, और बी ऑप्शन में है हुमायूननामा, और सी ऑप्शन में तारीख ई शेरशाही, और डी ऑप्शन जो है ताबाकत ई अकबरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हिस्टोरिकल फॉलोइंग हिस्टोरिकल अकाउंट वाज नॉट रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर की समय काल में कौन सा हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं लिखी गई है, जो नहीं किया है उससे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, तारीखी फिरिश्ता जो है ये नहीं रिटन की गई उस टाइम में, लेकिन जो अकबर की समय काल में हुमायूननामा को लिखी गई है, तारीख-ई शेरशाही को लिखी गई है, तबाकत-ई अकबरी जो है ये लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और which of the following historians write that Nur Jahan's relations and connections were exalted by favors of all kinds। ये किसने कहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए मुतमद खान, इनायत खान, बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में ख्वाजा कामर खान, और डी ऑप्शन में अब्दुल हमीद लाहौरी ने कहा। ठीक है, तो यहाँ से ही ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा, मुतमद खान के बारे में ये जो है ये सही है। हिस्टोरियंस राइट, मुतमद खान ने लिखा है कि नूरजहां's relations and connections were exalted by favors of all kinds। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दी हुई स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। लाइक यूरोप द नोबिलिटी इन मुगल इंडिया वाज ए लीगल कैटेगरी। जो यूरोप जैसे जो नोबिलिटी ऑफ मुगल इंडिया जो है इसकी लीगल कैटेगरी थे। बी ऑप्शन में कहा द मुगल नोबल्स वेयर नॉट इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। जो मुगल की जो नोबल्स थे उन्होंने क्या है एडमिनिस्ट्रेशन को हायर लेवल में ले जाने के लिए नहीं की है। उसी ऑप्शन में द सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ईरान तुरानीज एंड द साइजादा नोबेल डिसअपीयर्ड। यहाँ जो है सोशल डिस्टिंक्शन जो है ईरानीज तुरानीज एंड सीजादास नोबेल जो है ये नहीं था उसमें। भी ऑप्शन में कहा गया द नोबेल्स whose ancestors have been in the Mughal Empire service for more than a generation were called Khanajats। इसे खानाजाज कहते हैं। द नोबल whose ancestor had been in the Mughal Empire service for more than a generation were called खानाजाज। तो जो नोबेल की जो एंसेस्टर से पूर्वपुरुष जो थे ये जो मुगल की एम्पायर की सर्विस में थे उन सबको
खानाजास कहते हैं। तो यहाँ से ही कौन से ऑप्शन होगा, ये जो है ऑप्शन डी जो है, नॉबल्स whose ancestors had been in the Mughal imperial service for more than a generation, उन सबों को क्या कहते हैं, खानाजास। ये सही है ऑप्शन नंबर डी। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो है, मैच लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कुछ गिवन बिलो। यहाँ देखिए लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को जोड़ना है। तो लिस्ट जो है, पहले लिस्ट ए क्या है, फ्रांसिस बार्नियर की बात करते हैं। बी में बात करते हैं ताबेरियर की बात करते हैं। सी में पेल्सारित की बात करते हैं। डी में राल्फा फिश की बात करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन लिस्ट 2 में जो पहला ऑप्शन है, ए डाच ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर के समय में उन्होंने इंडिया में आए थे। और भी जो 2 ऑप्शन जो है, ए फ्रेंच ट्रेवलर हु वाज ए jeweler by profession and who was in India during the reign of Shahjahan and Aurangzeb, जो है ये एक फ्रांसिस ट्रेवलर है जो ज्वेलर के काम करते हैं अपने प्रोफेशन से, और वो शाहजहां और औरंगजेब के समय काल में इंडिया में आए थे। और तीसरी जो बात है, नंबर 3 ऑप्शन है, एन इंग्लिशमैन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये जो है ये एक इंग्लिशमैन है जो अकबर के समय काल में भारत में आए थे। और ऑप्शन 4 जो है इसमें दी है, ये फ्रेंच फिजिशियन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड बिलीव दैट किंग वाज द ओनर ऑफ ऑल लैंड इन इंडिया। तो ये जो 4 नंबर है इसमें जो बात होती है, ये फिजिशियन की बात जो इंडिया में आए औरंगजेब के टाइम में, और उन्होंने ये बिलीव करते हैं कि जो किंग है वो ओनर है लैंड की, इंडिया के साथ जो लैंड है उनकी ओनर, ऐसे उन्होंने बिलीव करते थे। तो ठीक है, आप मैच करते हैं 26 नंबर की जो क्वेश्चन, ये मैच किसके साथ होते हैं, देखिए यहाँ देखिए लिस्ट 1 में फ्रांकोइस बार्नर्ड जो है, बार्नियर, फ्रांकोइस बार्नियर जो है ये एक फ्रांस फिजिशियन थे who visited India during the reign of Aurangzeb and believed that king was the owner of all land in India। तो यहाँ जो फ्रांसिस बार्नियर जो है उन्होंने वो एक फ्रांसिस फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे जो इंडिया में विजिट किया औरंगजेब के टाइम में, और उन्होंने बिलीव करते हैं कि ये जो लैंड है ऑल इंडिया के जो लैंड थे वो राजा की और किंग की थे। ठीक है, आप दूसरी जो बात है बात करते हैं दूसरी ऑप्शन की, ताबर्नियर की बात करते हैं। ताबर्नियर जो है ये ताबर्नियर के साथ मिलते हैं। ताबर्नियर जो है ए फ्रेंच ट्रेवलर हु वाज ए ज्वेलर बाय प्रोफेशन एंड who was in India during the reigns of Shahjahan and Aurangzeb। ताबर्नियर जो है ये फ्रांस ट्रेवलर थे, वो प्रोफेशन में एक ज्वेलर थे जो इंडिया में विजिट किया है शाहजहां और औरंगजेब के समय काल में। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों पेल्सारित की। ये जो है पेल्सारित जो है ये एक डच ट्रेवलर थे हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। पेल्सारित जो है एक डच ट्रेवलर थे, वो क्या है जहांगीर के समय काल में इंडिया में विजिट करने के लिए आए थे। अब बात करते हैं नंबर डी जो है राल्फा फिश। तो उन्होंने जो क्या है उनके बारे में, एन इंग्लिशमैन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। राल्फा फिश एक इंग्लिश विजिटर थे जो इंडिया में आए थे ये अकबर की समय पे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।
27 number. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. यहाँ भी लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को जोड़ना है। लिस्ट 1 में क्या है देखिए, इजारा की बात करते हैं ए में, तो बी में हासिल की बात करते हैं सी में, गाला बक्सी की बात करते हैं, गाला बक्सी की बात करते हैं, डी में नाबूद की बात करते हैं। लिस्ट 2 आप पढ़ते हैं पहला ऑप्शन जो है ए मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन अंडर द मुगल्स। 2 में देखिए जो द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फ्रेमिंग, और 3 में है एरिया अंडर क्रॉप फेलर, और 4 में है एक्चुअली रियलाइज्ड रेवेन्यू अंडर द मुगल्स। ये मैच करना है आप 27 इसमें मैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इजारा जो है फ्रेंड्स, देखिए द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फ्रेमिंग, इजारा ये 2 नंबर जो है एक के साथ 2, इजारा द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फ्रेमिंग, ठीक है, इजारा सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फ्रेमिंग होते हैं। अब बात करते हैं हासिल जो है, हासिल जो है ये एक्चुअल रियलाइज रेवेन्यू अंडर द मुगल्स। हासिल जो है, हासिल होता है जो एक्चुअल रियलाइज रेवेन्यू अंडर द मुगल्स। मुगल के अंदर जो साम्राज्य के अंदर जो एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज होता है उसे हासिल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं जो गाला बख्शीश जो है ये नंबर 1 द मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन अंडर द मुगल। गाला बख्शीश जो है ये मुगल के रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम में जो मुगल के अंदर कलेक्शन होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नाबूद जो है, नाबूद के साथ 3 जुड़ा है एरिया अंडर क्रॉप फेलर। जो एरिया में क्रॉप फेलर होता है किसी भी कारण से उसे नाबूद कहते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज assertion A and other leveled as reason R। assertion A में क्या है, इन मिलिट्री टर्म्स औरंगजेब्स reign was undistinguished, ठीक है। रीजन में क्या है, he could not subjugate the Marathas, उन्होंने मराठास को subjugate नहीं की। In the context of the above 2 statement, which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? इसमें could A में दी गई है, both A and R are true and R is correct explanation of A कहा गया है। B में क्या है देखिए, both A and R are true but R is not correct explanation कहा है। C में कहा A is true but R is false। D में कहा A is false but R is true। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या बन पाते हैं। जो है देखिए, in military terms औरंगजेब्स reign was अनडिस्टिंग्विश्ड, जो है ये सही नहीं है। मिलिट्री टर्म्स में औरंगजेब की जो रेन है ये डिस्टिंग्विश हो रहा था, ये रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो रीजन की बात करते हैं, ही कुड नॉट सब्जुगेट द मराठास, ये बहुत सही है। औरंगजेब ने क्या है, सब्जुगेट नहीं कर पाए मराठास को, ये सही है। सो यह आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29। द रियलिटी ऑफ मुगल सेंट्रलाइज्ड पावर इज वन मैटर वेदर इट वाज गुड और बैड, व्हाइट एंड अदर। Who made the above statement? ये जो दी गई स्टेटमेंट है ये किसने दी है? यहाँ आंसर होगा JF रिकॉर्ड्स ने ये जो स्टेटमेंट दी है। The reality of Mughal centralized power is one matter whether it was good or bad, white another। ये सबसे अलग ये अच्छा और बुरा जो भी हो, ये जो कमेंट है ये JF रिकॉर्ड्स ने दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर भी एक क्या है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ देखिए लिस्ट वन नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर शिवाजी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती है। लिस्ट टू में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ टाइटल्स ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवाजी के टाइम में जो डिपार्टमेंट्स थे उसकी जो हेड है हुआ करते थे, उसकी जो टाइटल्स क्या होती थी। ठीक है, चलते। ए ऑप्शन डिपार्टमेंट्स ऑफ लॉयल हाउस एंड कोर्ट अफेयर्स। बी ऑप्शन में है डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सी ऑप्शन बात करते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस की, और डी ऑप्शन बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। ठीक है, आप जो टाइटल्स ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, पहले है अमित्व, और सेकंड ऑप्शन नंबर में है मंत्री, और थर्ड ऑप्शन में सुमंत, और फोर्थ ऑप्शन में सचिव। ठीक है, आंसर क्या होते हैं देखते हैं। आंसर क्या हो सकते हैं, यहाँ जो डिपार्टमेंट्स ऑफ लॉयल हाउसहोल्ड एंड कोर्ट अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लॉयल हाउसहोल्ड एंड कोर्ट अफेयर्स जो है ये जो है ये मंत्री जो है उनके पास हुआ करता था। डिपार्टमेंट ऑफ लॉयल हाउस होल्ड एंड कोर्ट अफेयर जो शिवाजी के टाइम में जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉयल हाउस होल्ड एंड कोर्ट अफेयर जो है ये मंत्री के पास होते थे। तो जो नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति जो होता है वो किनके पास थे, और ये देखिए सुमंत जो है उनके पास हुआ करता था शिवाजी के टाइम में। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो काम है ये सुमंत के पास हुआ करते थे। और सी जो ऑप्शन है डिपार्टमेंट्स ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो राज्य के जो करस्पॉन्डेंस की बात होती है, संजोग की बात होते हैं, ये जो है ये सचिव के पास होते हैं, सचिव की पास होते थे। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात जब करते हैं, फाइनेंस जो है ये अमित्व के पास होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion A. Assertion A में क्या है, weak statements and incompetent commanders were reasonable for the rapid disintegration of the Mughal emperor in the first half of the 18th century. क्या है, weak statesmen and incompetent commanders were responsible। जो weak statesmen जो राजनीतिक थे तब के टाइम में, और जो कमांडेंट्स थे उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रैपिड इंटीग्रेशन हो गया उनके लिए मुगल एम्पायर की फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की पहला अर्ध में ये वीक स्टेटसमैन और इनकॉम्पिटेंट जो दुर्बल कमांड के कारण से। और आर इसके रीजन में क्या कहा देखिए, द मुगल स्टेटसमैन एंड नोबल्स ऑफ दिस पीरियड वेयर preoccupied with their own interest and had little concern for the fate of the emperor। क्या कहा देखिए, और एक बार पढ़ते, द मुगल स्टेट्समैन एंड नोबेल्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय की जो मुगल स्टेट्समैन थे और जो नोबेल्स थे उनका क्या है, वेयर प्रीऑक्युपाइड विद देयर ओन इंटरेस्ट, उन लोग आपकी खुद की बारे में सोचते थे, वो जो एम्परर की जो बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे। ये एक इसका कारण है। In the context of the above two statements, which one of the following is correct? Select the correct answer from the codes given below। यहाँ से कोड दी गई है, से पहले जो कोड है both A and R are true and R is correct explanation of A की बात करते हैं, और B जो है both A and R are true, दोनों सही है, but R is not correct explanation of A। जो explanation दी गई है यह सही नहीं है। C ऑप्शन में कहा A is true, R is false, और D में कहा A is false, R is true। तो देखते हैं दोस्तों इसकी सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है।
यहाँ जो देखिए फ्रेंड्स, weak statesmen and incorporate commanders were responsible for the rapid disintegration of Mughal empire for first half of the 18th century। ये जो स्टेटमेंट कहा ये सही नहीं है। जो मुगल एम्पायर का फर्स्ट टाइम में 18th सेंचुरी में जो स्टेट्समैन था, इनकम्पिटेबल कमांडर्स था, ये बात सही नहीं है क्योंकि इस टाइम की जो स्टेट्समैन और कमांडर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ जो बात कहा है, द मुगल स्टेट्समैन एंड नोबल्स ऑफ दिस पीरियड वे preoccupied with their own interest and had little concern for the fate of the emperor। ये सही है क्योंकि जो मुगल के टाइम की जो नॉबल्स थे, जो स्टेट्समैन थे, ये खुद के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं, ना कि आपकी एम्पायर जो है उसके फेथ के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए। सो ये आंसर होगा डी आंसर, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 32 नंबर। The only major industry in the hands of Indian capitalists during the 19th century was 19th century में भारत के हाथ में जो इंडस्ट्री थी वो क्या है? ए ऑप्शन में कॉटन टेक्सटाइल की बात कहती है, बी में जूट की बात करती है, सी में क्या है आयरन स्टील की बात करती है, डी ऑप्शन दी गई है नॉन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं कॉटन और टेक्सटाइल के बारे में, ये सही आंसर है। सो आंसर क्या होगा? द ओनली मेजर इंडस्ट्री इन हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी वाज कॉटन टेक्सटाइल। जो 19th सेंचुरी के लेट के टाइम में जो इंडस्ट्री केवल एक ही इंडस्ट्री इंडियन कैपिटलिस्ट के पास था, वो है कॉटन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। ए यंग Maharashtrian who joined the revolutionary movement in Punjab was क्या है ऑप्शन इसमें? ओ सुखदेव की नाम आया, बी ऑप्शन में राजगुरु की बात है, सी में नामदेव है, डी में वासुदेव की बात करते हैं। सो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आंसर होगा बी ऑप्शन राजगुरु। तो राजगुरु जो है ये यंग महाराष्ट्रियन हु जॉइंड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब वाज राजगुरु। राजगुरु एक महाराष्ट्रियन है जो पंजाब की रिवोल्ट है उसमें शामिल हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की। हु स्टार्टेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल dacoities must be to secure money belonging to the government। ठीक है, किसने कहा? Who stated that the objects of the political dacoity, जो पॉलिटिकल डाकैती हुआ करते थे उस टाइम में, उसका जो ऑब्जेक्टिव है must be secure money belonging to the government। गवर्नमेंट के पास जो मनी होते हैं उससे क्या है, उससे लूट करना। तो यहाँ क्या देखिए, ये किसने कहा? Who stated, किसने कहा? तो पहले जो ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल्ला की बात करते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी क्या है सूर्य सेन की बात होती है, ऑप्शन सी में प्रीतिलता वद्दादार की बात होती है, ऑप्शन डी में सुखदेव की बात होती है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर रामप्रसाद बिस्मिल्ला जी की बात होते हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल डाकैटिस मस्ट बी टू सिक्योर मनी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। रामप्रसाद बिस्मिल्ला जी ने कहा कि पॉलिटिकल डकैती जो होते हैं ये क्या है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बिलोंगिंग से क्या है, मनी को लूट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट chronological order and select the correct answer with the help of code given below। ये करेक्ट chronological में इसको सजाना है और ठीक है, पहला ऑप्शन जो है मिंटो, ऑप्शन 2 में है जॉनसोर की बात करते हैं, ऑप्शन 3 जो है कॉर्नवालिस की बात करते हैं, और ऑप्शन 4 में वारेन हेस्टिंग्स की बात आती है। यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो है वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट क्रोनोलॉजी में जाए तो सबसे पहले आ जाता है वेरिंग हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं दोस्तों कॉर्नवालिस, उसके बाद आते हैं जॉनसोर, उसके बाद मिंटो आते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन 4 के साथ मैच होता है, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉनसोर, उसके बाद में लास्ट में आते हैं मिंटो।
चलते हैं नेक्स्ट पेज में। who commented Oriental learning is inferior to European learning। जो ओरिएंटल देशीय जो शिक्षा है वो यूरोपियन शिक्षा के बहुत इंफीरियर है, बहुत नीचे है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड ने कहा, ऑप्शन बी विलियम कैरी ने कहा, सी ऑप्शन में है लॉर्ड मैकले ने कहा, ऑप्शन डी में है विलियम हंटर ने कहा। ये सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर जो है लॉर्ड मैकले ने कहा। लॉर्ड मैकले के जो न्यू पॉलिसी उन्होंने डाल दिया। तो इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा ओरिएंटल लर्निंग इज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। उसने कहा जो देशीय शिक्षा व्यवस्था थी हमारे इंडिया की, वो यूरोपियन शिक्षा सिस्टम से बहुत इंफीरियर हुआ करते थे। नेक्स्ट नंबर 37 में हु आर कॉल्ड नियो नेशनलिस्ट। किनसे नियो नेशनलिस्ट कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए में मॉडरेट्स को, ऑप्शन बी में स्वराजिस्ट को, और ऑप्शन सी में एक्सट्रीमिस्ट को, और ऑप्शन डी में रिवोल्यूशनरीज को। तो क्या सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एक्सट्रीमिस्ट जो है फ्रेंड्स, एक्सट्रीमिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट आर कॉल्ड नियो नेशनलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who set up the Agricultural Research Institute in at USA? तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा को किसने एस्टैब्लिश किया है? ऑप्शन ए में लेटन की बात आती है, ऑप्शन बी में रिपन, और सी ऑप्शन में क्या है? कार्जन की बात होती है, डी ऑप्शन में मिंटो की बात करते हैं। इसमें क्या है देखिए, कार्जन ने लॉर्ड कार्जन ने क्या है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूसा में एस्टैब्लिश की। आप मैथ्स की बात करते हैं, 39 जो क्वेश्चन है मैथ्स लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में बात करते हैं, ये कमीशंस की बात होती है। लिस्ट 2 में कि चेयरमैन होती है, उन कमीशंस की चेयरमैन कौन है इससे बात करेंगे। देखिए ए ऑप्शन में फेमेन कमीशन 1999 जो है, फेमेन कमीशन 1999। उसके बाद बी ऑप्शन है रेलवे कमीशन 1901 की बात होती है। सी में क्या है? इरिगेशन कमीशन की बात करते हैं, ये 1901 की बात है। और डी जो है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। अब उनके चेयरमैन की बात करते हैं, पहले चेयरमैन है थॉमस रॉबर्टसन, दूसरे नंबर 2 में थॉमस रालिक है, और 3 में एंथोनी मैकडोनाल्ड, और 4 में सर ओलिन सॉकेट मॉन्सेट की बात होती है। तो सही आंसर क्या होगा देखते हैं फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन क्या होता है देखते हैं। फेमेन कमीशन 1999 जो है, इनके चेयरमैन थे एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। एंटोनी फेमेन कमीशन 1899 जो है, उनके चेयरमैन थे एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। और रेलवे कमीशन जो है 1901 जो है, 1901 रेलवे कमीशन 1901 की जो चेयरमैन है, चेयरमैन था थॉमस रॉबर्टसन। रेलवे कमीशन 1901 की चेयरमैन है थॉमस रॉबर्टसन। अब बात करते हैं 3 जो है, 3 ऑप्शन इरिगेशन कमीशन 1901 में फॉर्म की गई, उसके जो चेयरमैन है सर ओलिन सॉकेट मॉन्स्ट्रेफ थे। इरिगेशन कमीशन तो 1901 की जो सर ओलिन सॉकेट मॉन्स्ट्रेफ थे। यूनिवर्सिटी कमीशन जो फॉर्म किया है 1902 में, उनकी जो चेयरमैन है, उनके जो चेयरमैन थे ये थॉमस रेलिक थे। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के चेयरमैन थॉमस रेलिक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who of the following poet wrote in Paris of Russian Revolution of 1917? कौन सा पोएट में रशियन रिवॉल्यूशन रोड पेरिस में बैठ के लिखा है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में 1917 में? सुब्रमण्यम भारती की बात आती है ऑप्शन ए में, बी में आते हैं मोहम्मद इकबाल की बात, और सी ऑप्शन में आते हैं सरोजिनी नायडू की, और डी ऑप्शन में आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो यहाँ से ही बात है सुब्रमण्यम भारती जो है वो
wrote in praises of Russia revolution of 1917। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में। इन व्हिच ईयर ढाका अनुशीलन समिति वाज फॉर्म। ढाका अनुशीलन समिति कब फॉर्म हुई है? ऑप्शन ए में 1902 की बात करते हैं, ऑप्शन बी में 1903 की बात होती है, ऑप्शन सी में 1904 की बात होती है, अब डी ऑप्शन में क्या है 1905 की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? यहाँ जो है, यहाँ ये जो आंसर है ना दोस्तों, ये एग्जाम में यूजीसी नेट की एग्जाम में इसकी जो आंसर ये इस सब को इसकी मार्क दी गई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, ये क्लियरिफाइड नहीं है ये। तो दोस्तों ये आंसर हम अपने अपने ओर से ये इसे थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये किसी भी किताब में अलग अलग दी गई है, सो ये यूजीसी नेट ने भी इसे छोड़ दिया, सबके लिए मार्क्स को अलर्ट कर दिया था उस टाइम में। आप बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग सेड फॉर मी एवरी टाइनीस्ट एक्टिविटी is governed by and I consider to be my religion। ये किसने कहा? ए ऑप्शन में क्या है, स्वामी विवेकानंद की बात होती है, बी ऑप्शन में वी डी सावरकर की बात होती है, सी ऑप्शन में महात्मा गांधी की बात होती है, और डी जो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी की बात होती है। तो यहाँ से आंसर जो है महात्मा गांधी जी ने कहा कि फॉर एवरी टाइनिएस्ट एक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय एंड आई कंसिडर टू बी माई रिलीजन। उन्होंने कहा जो छोटे से छोटे जो एक्टिविटी होते हैं ये सब ही हमारे धर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पे। द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1927। सर्व भारतीय महिलाएं जो कॉन्फ्रेंस हुआ थी 1927 में, किसके लिए? ए ऑप्शन में प्रमोट वीमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया है, और बी ऑप्शन में कहा इंक्रीज वीमेन शेयर इन द लेजिस्लेचर में वुमेन की जो शेयर है उनकी सीट रिजर्वेशन की बात की आती है इसमें, और सी में एनहेंस वीमेन एम्पावरमेंट, महिला को एम्पावर्ड करने के लिए, और डी ऑप्शन में कैंपिंग फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट, महिला के वोट की जो अधिकार है उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। तो यहाँ से ये आंसर होगा सी, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। सॉरी, ये इसकी आंसर होगा प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन को, वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, डेवलप करने के लिए इसमें बात की गई है। द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1927 टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए इसमें बात करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे। Who of the following lead a delegation to London to demand female franchises? जो फीमेल की जो फ्रेंचाइजीज के लिए वोटिंग राइट के लिए जो डेलीगेशन हुआ था उससे किसने लीड किया है? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट की बात आती है, सुचिता कृपालिनी की बात आती है बी में, और सी में आती है सरला देवी की, और डी में सरोजिनी नायडू की बात की जाती है। यहाँ से ही आंसर होगा फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ने क्या है, लीड ए डेलीगेशन टू लंदन टू डिमांड फीमेल फ्रेंचाइजेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ 45 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान के लिए क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन ए में है इट rejects the reaction of a separate state of पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान जो अलग राष्ट्र बनाने की बात उसे रिजेक्ट कर दिया। बी ऑप्शन में इट रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज राइट टू सक्सेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ क्रिएट, तो इसने रिकॉग्नाइज द इंडियाज राइट टू सक्सेड द कॉमनवेल्थ। तो ये इंडिया को कॉमनवेल्थ के जो रिकॉग्निशन इससे स्किप कर दी गई। और सी ऑप्शन में ऑल मेंबर्स ऑफ द इंडियन कैबिनेट
आर टू बी इंडियंस, ऑल मेंबर्स ऑफ द इंडियन कैबिनेट आर टू बी। इसमें क्या कहा, इंडियन कैबिनेट में जो जितना मेंबर्स है वो सब भारतीय होना। और डी ऑप्शन में दी गई टू गिव स्कोप टू द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्कोप दी गई है, ये बात कहते हैं। तो इसमें आंसर जो है जो इट गिव स्कोप टू द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, सो कैबिनेट मिशन में प्लान में क्या था, इट रिजेक्ट द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेपरेट करने की बात उसे रिजेक्ट कर दी गई। रिकॉग्नाइज इंडियाज राइट टू स्प्लिट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, इंडियंस को राइट जो है इसे मान लीजिए। ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन कैबिनेट आर टू बी इंडियंस, इंडियन कैबिनेट के जितने सारे मेंबर्स होंगे ये भारतीय होंगे, इंडियन होगा। अब बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, द नेहरू लियाकत पैक्ट जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ, क्या इश्यूज को खत्म करने के लिए नेहरू और लियाकत की जी के बीच में इंडिया पाकिस्तान जो पैक्ट हुआ है इसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ ए में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बी ऑप्शन में बात करते हैं कि द एसेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स जो है इसे करना है। और सी में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसके बारे में बात करना है। और फॉरेन रिलेशन डी ऑप्शन में दी गई है, फॉरेन रिलेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये है इश्यूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। सो क्या हुआ, द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू जी और लियाकत जी के बीच में ये नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 नंबर, वेयर वाज पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पंचायत राज पहले कहाँ इंट्रोड्यूस की गई है। ऑप्शन ए में तमिलनाडु की बात होते, बी में राजस्थान की बात होते, और सी में महाराष्ट्र की बात होते, और डी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश की बात होती है। तो यहाँ देखिए राजस्थान से ही आंसर होगा। राजस्थान वाज where was Panchayat Raj first introduced? Panchayat Raj was first introduced in क्या है, राजस्थान में हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is not correct about black death? तो काला डेथ जो है इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन में दी गई है द ब्लड सकिंग fleas that live on black rats were responsible for the spread of black death। जो फ्लीज होते हैं वो ब्लैक रेड के ऊपर वो अगर हमारी ब्लड को साक करते हैं तो उसके द्वारा क्या है ब्लड जो है ब्लैक डेथ जो है वो स्प्रेड होते हैं। बी में बात करते हैं, ब्लैक वाज कॉल्ड ब्लैक डेथ बिकॉज ऑफ द डेडली ब्लैक स्वेलिंग इज कॉल्ड, ब्लैक को ब्लैक डेथ कहते हैं क्योंकि ब्लैक डेथ जो स्वेलिंग है ये इसके लिए होता है। सी ऑप्शन में क्या है, द टेरिबल डिजीज वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप इन द 15th सेंचुरी। जो ये टेरिबल डिजीज जो है ये एशिया टू यूरोप में ट्रांसमिट हुआ है 15th सेंचुरी में। और डी ऑप्शन में कहते हैं पीपल थॉट दैट गॉड हैड सेंड द ब्लैक डेथ एज ए पनिशमेंट ऑफ देयर सिंस। और जो पीपल ने सोचते हैं कि गॉड ने ऐसा एक बीमारी दे दिया जो वो इंसान ने जो गलती करते हैं उसकी सजा के लिए। ये था ऑप्शन। यहाँ सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा क्या है, द टेरिबल डिजीज वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप इन 15th सेंचुरी। ये क्या है, ये सही नहीं है। सो ब्लैक डेथ के बारे में क्या सही निकला, पहला ऑप्शन जो है द ब्लड सकिंग फ्लीज दैट लिव्ड ऑन ब्लैक रैट्स वर रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ब्लैक डेथ, ये सही है। वो ब्लड सकिंग फ्ली जो रेड के ऊपर थे, ब्लैक रेड के ऊपर, उनके द्वारा ब्लड सकिंग के द्वारा ये
जो रोग है, ये जो बीमारी है, ये फैलता था। वुड बी ऑप्शन प्लेग वाज कॉल्ड ब्लैक डेथ बिकॉज ऑफ डेडली ब्लैक स्वेलिंग इज कॉज्ड। ठीक है, तो ये भी सही निकला। और डी ऑप्शन जो है, पीपल थॉट दैट गॉड हैड सेंट द ब्लैक डेथ एज ए पनिशमेंट फॉर देयर सिंस। ये भी काफी हद तक सही है, लोगों ने ऐसे सोचते थे कि ये भगवान की जो किया हुआ है, जो हाँ जो इंसान ने जो गलती करती है, इसके सजाए के लिए ये ब्लैक डेथ आ गया। तो आप बात करते हैं 49 क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो assertion में बात करते हैं सिविलाइजेशन इन ऑल इट्स varied aspects constitutes the subject matter of history। तो ये है ऑप्शन ए, सिविलाइजेशन इन ऑल इट्स वेराइड एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। सिविलाइजेशन जो है वो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर बन जाते हैं। और रीजन में क्या है, सच ए कल्चरल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री वुड मेक इट ए बायोग्राफी ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसे जो अप्रोच है हिस्ट्री को राइट करने की, हिस्ट्री की जो ऐसे प्रोसेस है बायोग्राफी, ये क्या है, बायोग्राफी ऑफ सिविलाइजेशन हो जाता है। In this context of the above two statement, which one of the following puts is correct? इसमें जो put दिए है ये करेक्ट कौन सा है? ए पुट में है both A and R are true and R is correct explanation। दोनों से ही जो R जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बी ऑप्शन में बात करते हैं जो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द ट्रू, दोनों से ही है ए और आर, लेकिन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसी की बात करते हैं, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। सो ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है, जो रीजन दी गई है वो फॉल्स कहते हैं। और टी में आप बात करते हैं तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो डी ने ए को असर्शन को फॉल्स ठहराती है और जो रीजन है इसे ट्रू कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये इसके आंसर क्या होता है। इसकी आंसर जो है ये देखिए, सिविलाइजेशन इन ऑल इट्स वेराइड एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री, ये तो सही है। और बी ऑप्शन जो आर जो है, आर जो सच ए कल्चरल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री वुड मेक इट ए बायोग्राफी ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी सही है। सो ये दोनों इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आर होता है। सो यहाँ ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास की 50 नंबर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग medieval historiographers pronounce that prejudice and partisanship obscure the critical faculty and preclude critical investigation? ये किसने, मिडिवल हिस्टोग्राफर किसने कहा है? ए ऑप्शन में आलबेरूनी की बात होती है, बी ऑप्शन है मोजी उस सिजा की बात करते हैं, और सी ने इबन खालदून की बात करते हैं, डी में जहारुद्दीन बारनी की बात होती है। यहाँ से ही ऑप्शन जो है इबन खालदून की बात होती है। इबन खालदून ने हिस्टोग्राफर जिन्होंने प्रोनाउंस किया प्रीजुडिस एंड partisanship obscure the critical faculty and prejudice critical investigation, ये उन्होंने कहा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के हिस्ट्री की क्लास के कुछ डिस्कशन, जिसमें हम 2014 के जुलाई सेशन की जो पार्ट 2 है, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे हम समझने की और डिस्कस करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को कुछ प्रॉब्लम में आए तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसकी जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा, और कमेंट करके बताना कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और दूसरे को भी शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।